रक्षाबंधन की धूम। सीएम धामी ने बहनों से बंधवाई राखी। बहनों ने रक्षा सूत्र बांधकर भाई को दिया आशीर्वाद। सरकार ने दिया राज्य आंदोलनकारियों को बड़ा तोहफा। परिवारों को मिलेगा सरकारी नौकरी के 10% का आरक्षण। देहरादून में नाबालिग बच्ची से सामूहिक दुष्कर्म का मामला। महिला आयोग की अध्यक्ष बच्ची से मिली। एसएसपी को आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई करने के निर्देश। देहरादून उफनाती नदी में फंसे लोगों को एसडीआरएफ की टीम ने बचाया। 5 लोगों का किया गया रेस्क्यू। लोगों ने जताया एसडीआरएफ का आभार। पौड़ी में बारिश से मौसम हुआ सुहावना। उमस भरी गर्मी से लोगों को मिली राहत। बारिश को लेकर ऑरेंज अलर्ट जारी। नमस्कार, सुदर्शन न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ निमित सिन्हा और स्वागत है आपका अपना उत्तराखंड में। चलिए उत्तराखंड की खबरों पर हम नजर डालेंगे। और उत्तराखंड के राज्यपाल ने राज्य आंदोलनकारियों और उनके आश्रितों को सरकारी नौकरी में 10% क्षैतिज आरक्षण के विधेयक को मंजूरी दे दी है। जी हां, बड़ी खबर और रक्षाबंधन पर बड़ी सौगात, जिसके बाद मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि राज्य आंदोलनकारी हमारे लिए सदैव सम्मानित रहेंगे और हम उनके सपनों का उत्तराखंड बनाने के लिए प्रतिबद्धता से कार्य कर रहे हैं। इस विधेयक के पास होने से राज्य आंदोलनकारियों और उनके आश्रितों को सरकारी नौकरी में प्राथमिकता मिल सकेगी और शीघ्र ही इस विधेयक को लागू किया जाएगा। इस निर्णय से उत्तराखंड के आंदोलनकारियों में खुशी की लहर देखी जा रही है, क्योंकि ये उनके संघर्षों का सम्मान है और उनके परिवारों के लिए एक सुरक्षित भविष्य का आश्वासन भी है। इसी के साथ उत्तराखंड सरकार का ये कदम राज्य के विकास में आंदोलनकारियों के योगदान को पहचानने और सम्मानित करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। राज्यपाल का यह निर्णय राज्य के आंदोलनकारियों के लिए एक महत्वपूर्ण कदम है, जो उनके संघर्षों को सम्मानित करता है और उनके परिवारों के लिए एक सुरक्षित भविष्य का आश्वासन देता है। इस विधेयक के लागू होने से उत्तराखंड के आंदोलनकारियों और उनके परिवारों को सरकारी नौकरियों में आरक्षण मिलेगा, जिससे उन्हें रोजगार के अवसर भी मिलेंगे और वे अपने परिवारों का भरण पोषण कर पाएंगे। उत्तराखंड राज्य निर्माण में राज्य आंदोलनकारियों का बहुत बड़ा योगदान रहा है, इसलिए उनके जो अधिकार हैं उनके अधिकारों को सुरक्षित करने के लिए 10% का क्षैतिज आरक्षण उनको प्राप्त हो और उसको सुनिश्चित करने के लिए विधानसभा में विधेयक लाया गया है और विधेयक लाकर उसको पारित किया गया। 7 फरवरी 2024 को माननीय राज्यपाल महोदय की स्वीकृति के लिए उसको भेजा गया था। महामहिम राज्यपाल महोदय के द्वारा उस विधेयक को स्वीकृति प्रदान कर दी गई है। अब कानूनी रूप से ये विधेयक बनकर पूरी तरह से लागू हो जाएगा। और जो हमने पहले ही कहा था कि उत्तराखंड आंदोलनकारियों के हक सुरक्षित रहने चाहिए, उनको आरक्षण का लाभ मिलना चाहिए, राज्य निर्माण में उनकी भूमिका है। निश्चित रूप से हमने जो सरकार कहती है वो करती है। हम शुरू से ही कहते आए हैं कि राज्य आंदोलनकारी हमारे लिए प्राथमिकता में है, महिलाएं हमारी प्राथमिकता में। हमने वो भी आरक्षण किया था और यह भी आरक्षण कर दिया है। मैं सभी आंदोलनकारियों को, उनके आश्रितों को अब विधेयक पारित होने पर सबको मैं बधाई देता हूँ। बता दें आपको, आंदोलनकारियों के परिवार को अब नौकरियों में आरक्षण मिलेगी। सरकार ने यह घोषणा की है 10% का आरक्षण उन्हें मिलेगा। सरकारी नौकरी में यह आरक्षण दिया जाएगा, जिसके कारण ये रक्षाबंधन के मौके पर सभी आंदोलनकारियों के परिवारों को ये बड़ा तोहफा दिया जा रहा है। तो बता दें आपको, नौकरी में अब सरकारी नौकरी में 10% आरक्षण के विधेयक को अब उस पर मुहर लग चुका है और सरकार ने राज्य आंदोलनकारियों को ये बड़ी सौगात दी है और आंदोलनकारियों के आश्रितों को, यानी कि उनके परिवारजनों को भी ये आरक्षण का जो फायदा है वो उन तक पहुंचेगा। 10% आरक्षण उन्हें मिलेगा। सरकारी नौकरी में बहाली के लिए 10% आरक्षण का ये जो बता दें आपको, ये लागू किया गया है आंदोलनकारियों के आश्रितों के लिए। ये बड़ी खुशखबरी सामने आ रही है।
तो चलिए इसी के साथ खबरों में आगे बढ़ते हैं और राज्यपाल ने राज्य आंदोलनकारियों के 10% क्षैतिज आरक्षण अधिनियम मंजूर कर दिया है, जिसके बाद राज्य आंदोलनकारियों में हर्ष की लहर है। प्रदेश प्रवक्ता प्रदीप कुकरेती ने कहा कि हम सभी पिछले 11 वर्षों से संघर्ष कर रहे थे। अधिनियम हस्ताक्षर होने पर सीएम और राज्यपाल की तरफ से हमारे सभी राज्य आंदोलनकारी परिजनों के लिए रक्षाबंधन का ये उपहार है। ये सभी राज्य आंदोलनकारियों के संघर्ष का परिणाम है। इस अधिनियम के हस्ताक्षर होने से 10,000 राज्य आंदोलनकारी परिवारों को लाभ मिलेगा। अब जल्द ही सभी भर्तियों के लिए शासनादेश जारी हो जाएंगे। हमारा संघर्ष रंग लाया, सभी मातृशक्ति को रक्षाबंधन का उपहार मिला है। आज जिस प्रकार से उत्तराखंड राज्य आंदोलनकारी क्षैतिज आरक्षण के अधिनियम पे जो महामहिम ने हस्ताक्षर किए हैं, निश्चित रूप में ये सभी राज्य आंदोलनकारियों के संघर्ष का जो है जीत का परिणाम है, सबके संघर्ष का परिणाम है। इसमें माननीय मुख्यमंत्री, हमारे जो कुछ जनप्रतिनिधि जो हमारे संघर्ष के साथ जिन्होंने समझा और पहल करी, और महामहिम को मैं इसके लिए धन्यवाद देता हूँ कि उन्होंने हमारी उस मातृशक्ति को रक्षाबंधन का एक उपहार दिया है, जिनके संघर्ष और त्याग, तपस्या और बलिदान से इस राज्य की परिकल्पना पूरी हुई थी। लगातार हम पिछले 11 साल से इसके लिए संघर्ष थे, और जिस प्रकार से ये सही समय पे अब ये परिणाम निकल के आया है, ये जो एक्ट निकल के आया है, मैं उम्मीद करता हूँ कि जल्दी इसमें जो है शासन प्रक्रिया अपने जो है शासनादेश जारी करे, ताकि आने वाली नई भर्तियों में शीघ्र से शीघ्र हमारे राज्य आंदोलनकारियों को रोजगार में अवसर प्राप्त हो सके, ताकि उन सब के लिए ये जो है रक्षाबंधन का जो है उपहार का काम कर सके। चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं और देहरादून से खबर आ रही है, जहां की देहरादून के आईएसबीटी में मानसिक रूप से विक्षिप्त 16 वर्षीय नाबालिग बच्ची के साथ बस में सामूहिक दुष्कर्म का मामला संज्ञान में आते ही राज्य महिला आयोग की अध्यक्ष ने पीड़िता से मुलाकात की है। बता दें कि राजकीय बालिका निकेतन पहुंचकर उन्होंने एसएसपी अजय सिंह और जिला प्रोबेशन अधिकारी के साथ पीड़िता से मुलाकात कर उसका हाल जाना है। घटना की जानकारी लेने के बाद महिला आयोग की अध्यक्ष ने एसएसपी अजय सिंह को निर्देश दिए कि मामले की गंभीरता से जांच करते हुए सभी आरोपियों के खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई करें। पीड़िता के बयान के आधार पर पता चला है कि बच्ची मूल रूप से यूपी के मुरादाबाद की रहने वाली है, जिसके माता पिता नहीं है। फिलहाल पीड़िता को नाबालिग निकेतन में रखा गया है। महिला आयोग की आयोग अध्यक्ष कुसुम कुंडवाल ने कहा है कि दुर्भाग्यपूर्ण और संवेदनशील मामले में पुलिस की मुस्तैदी से शीघ्र कार्रवाई कर रही है। कोई भी आरोपी कानून से नहीं बच सकता है। आज जैसे जानकारी मिली है कि आईएसबीटी देहरादून में एक बच्ची के साथ सामूहिक दुष्कर्म हुआ है, तो जानकारी मिलते ही तुरंत ही मैं बच्ची से मिलने किशोरी गृह गई हूँ देहरादून के, और बच्ची से बातचीत भी की है। तो इस प्रकार से अगर इस तरह की घटना बहुत ही निंदनीय घटना है और किसी बच्ची के साथ इस तरह का रेप होगा, तो पुलिस भी लगातार सभी अपराधियों को चिन्हित कर लिया है। CWC की टीम भी लगातार काउंसलिंग कर रही है उस बालिका में। उसके परिजनों के जानकारी नहीं मिल पा रही है, तो लगातार बच्ची से पूछा जा रहा है कि उनके परिजनों तक कैसे पहुंचा जाए, उनका पता जैसे चले। वैसे मूल रूप से वो उत्तर प्रदेश की बच्ची है। और पुलिस अगली खबर भी देहरादून से, जहां बीते रविवार की सुबह रायपुर क्षेत्र में सोंग नदी का जलस्तर अचानक बढ़ गया, जिससे 2 युवक वहां पर फंस गए। स्थिति की गंभीरता को देखते हुए एसडीआरएफ टीम को त्वरित कार्रवाई के लिए सूचित किया गया। सूचना मिलते ही सुरेंद्र सिंह के नेतृत्व में टीम को घटनास्थल के लिए रवाना किया गया। घटनास्थल के लिए रवाना हो गई टीम ने मौके पर पहुंचते ही तुरंत बचाव कार्य शुरू कर दिया। सोंग नदी के तेज बहाव और बढ़ते जलस्तर के बाद एसडीआरएफ टीम ने साहस और कुशलता से काम किया। दोनों मजदूर को जो नदी के बीच फंसे हुए थे, जिनको सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया है, और इस रेस्क्यू ऑपरेशन में एसडीआरएफ की तत्परता और स्थानीय पुलिस की कुशलता का परिचय भी मिला है। वहीं एसडीआरएफ पुलिस टीम की इस त्वरित और सफल कार्रवाई से 2 युवकों की जान बचाई जा सकी है।
चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं और आरजीकर मेडिकल कॉलेज कोलकाता की ट्रेनी महिला डॉक्टर की रेप और हत्या से पूरे देश में आक्रोश है। जहां डॉक्टर के साथ साथ आम लोग भी इस तरीके के होने वाले जघन्य अपराध के खिलाफ सड़क पर उतर गए हैं। बता दें यहां पर जहां एक और डॉक्टर के द्वारा न्याय की मांग करते हुए हड़ताल और धरना प्रदर्शन किया गया है, तो वहीं राजपुर के विधायक खजान दास और प्रदेश सह संयोजक व्यापार प्रकोष्ठ लचू गुप्ता सहित बीजेपी कार्यकर्ताओं ने पीड़ित डॉक्टर के तस्वीर पर माल्यार्पण करते हुए सरकार से न्याय की गुहार लगाई है। आगे विधायक खजान दास ने कहा कि पीड़ित डॉक्टर को हर हाल में न्याय मिलना चाहिए और जो व्यक्ति सबकी सेवा करने वाले डॉक्टर का ये हाल कर सकता है वो व्यक्ति किसी भी दरिंदगी तक जा सकता है। आगे उन्होंने ममता बनर्जी की नाकामयाबी को भी उजागर करते हुए कहा कि पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी की सरकार जघन्य अपराध को रोकने में नाकामयाब साबित रही है। तो चलिए अगली खबर विकास नगर से, जहां देहरादून आपदा कंट्रोल रूम से डाक पत्थर एसडीआरएफ को एक सूचना मिली थी जिसमें बताया गया था कि कालसी से करीब 25 किलोमीटर दूरी जूडो मोटर मार्ग पर भूस्खलन होने से एक व्यक्ति फंस गया है जो वहां से निकल नहीं पा रहा है। ये सूचना मिलते ही एसडीआरएफ एएसआई सुरेश तोमर के नेतृत्व में डाक पत्थर से एसडीआरएफ की रेस्क्यू टीम तत्काल मौके के लिए रवाना हो गई। वहीं एसडीआरएफ की टीम मौके पर पहुंची तो पता चला कि पीडब्ल्यूडी यानी कि लोक निर्माण विभाग का एक कर्मचारी रोड खुलवाने के दौरान वहां पर फंस गया है। ये कर्मचारी मोटर मार्ग पर आगे और पीछे भारी भूस्खलन होने के कारण बीच में ही फंस गया था। इतना ही नहीं, अगर ऊपर से भूस्खलन होता तो उसके जीवन पर भी संकट बना हुआ था। ऐसे में एसडीआरएफ की टीम ने रेस्क्यू अभियान चलाया और उन्हें सकुशल बाहर निकाला। आराम से आशिक, इनको आगे रख। तो चलिए अगली खबर जो है उत्तराखंड पौड़ी से आ रही है। बता दें पौड़ी में खनन माफियाओं के हौसले इस कदर बुलंद नजर आ रहे हैं। पौड़ी में खनन माफियाओं को कवरेज करने गए एक पत्रकार पर भी हमला हो गया है। इस हमले में पत्रकार गंभीर रूप से घायल हो गया है। पत्रकार ने इसकी तहरीर देकर मामले में कार्रवाई की मांग की है। घटना की जानकारी पर पुलिस घायल पत्रकार को मेडिकल के लिए अस्पताल ले गई। पत्रकार के सिर पर 3 टांके लगे। पुलिस ने भी हमले में घायल पत्रकार की तहरीर पर जांच शुरू कर दी है। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक लोकेश्वर सिंह ने कहा कि मामले में मिली शिकायत पर जांच कर दोषियों के खिलाफ कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। मामले में जब खनन अधिकारी रवि नेगी से फोन पर बात की गई तो उन्होंने ऐसे व्यक्तिगत लड़ाई का नाम देते हुए अपना पल्ला झाड़ लिया। बाजार में लगातार अवैध खनन जोरों पर चला, लगातार ऐसी खबरें भी चलती रहती है सोशल मीडिया पे और लगातार चैनलों में चलती रहती है। इसी में भी मेरे द्वारा भी लगातार अवैध खनन पे खबरें चलाई जा रही थी। तो इसी में हमें पता चला कि हम यहाँ पे अपने सहयोग के साथ मनोज नोडियाल और राकेश पंत और योगेश चौहान के साथ में हम वहाँ पे गए, खबर करने गए थे। हमने कहा कि आखिर ये जो चल रहा है कि ये घोड़े खच्चर कहाँ चल रहे। हमने देखा वहाँ से भारी तादाद में जो घोड़े खच्चर थे वहाँ से आरबी नदी से रेत बजरी लेके निकल रहे थे। तो हमने कहा आखिर कहाँ जा रहे। तो मैंने भी और मेरे साथियों ने भी उसका वीडियो बनाते हुए हम घोड़े खच्चरों के पीछे गए। देखा तो वहाँ पे एक जहाँ पे ये कॉलेज है मेडिकल कॉलेज जो मनरेगा की प्रस्तावित जो भूमि है उसी के बगल में एक स्टॉक था। वहाँ पे ये खनन वाले अपना आरबीएम डाल देते वहाँ पे। तो जैसे हमने वहाँ पे डाले वीडियो बनाया तब तक वहाँ पे एक व्यक्ति आया, वो हमारे साथ गाली गलौज करने लगे, ये मेरी पर्सनल भूमि है, आप इस पे जो इसकी वीडियो रिकॉर्डिंग नहीं कर सकते। लेकिन हमारे द्वारा क्या, हमने कहा हमने आपकी पर्सनल भूमि की नहीं कर रहे, लेकिन जिस तरह से ये जो घोड़े खच्चर आ रहे हैं तो उसका ये कहना था कि भाई तो हमारा कुछ नहीं कर सकते, हम तो चोरी का सामान यहाँ से लेते हैं, जो भी ला रहे हैं हमें तो इससे मतलब नहीं, हमें तो अपना सामान बेचना है। तो मैंने कहा हमें इसमें पुलिस में कार्रवाई करेंगे। हमें वो बोला पुलिस वाले भी क्या करेंगे इसमें, हमारा तो तहसील से लेकर थाने से लेकर सब जगह हमारा सब कुछ मिली भगत है, हम लोग सब कुछ करते हैं। तो उसके बाद जैसे ही उसके बाद हमने कहा हम कर रहे, तो मैंने उसके बाद वीडियो उसका रिकॉर्डिंग करना शुरू कर दिया। उसके बाद वो मेरा उसका फ़ोन छीन दिया उसने और मेरे ऊपर रोड से हमला किया, जिसमें मेरे साथी को भी हल्का चोट लगी, ठीक है ना। उसके बाद जैसे देखा तो उसके बाद वो वहाँ से मौके से भाग गया। हमने कहा भाई जब वो फ़ोन मांगा उसने भी फ़ोन नहीं दिया गया। उसके बाद मेरे साथी मेरे को लोन हालत में यहाँ पे चौकी लेके गए। उसके बाद कोटगांव थाने में लाए जहाँ से मेडिकल कराए, और जब तक उसकी गिरफ्तारी नहीं होती हम यहाँ थाने से नहीं जाएंगे। जो विभिन्न धारों में मुकदमा दर्ज नहीं होता, और साथ ही अगर जो स्टॉक जो वैध है तो उसका लाइसेंस कैंसिल होना चाहिए, निरस्त होना चाहिए। अगर उसका लाइसेंस निरस्त नहीं होता है, डीएम साहब एक्शन नहीं लेते हैं, तो उसके खिलाफ मेरे को सख्ती उग्र आंदोलन के लिए बाध्य होना पर आमरण अनशन पे यहाँ पे बैठना पड़ेगा।
देखिए, हमारे पास जब भी खनन की शिकायत प्राप्त होती है तो पुलिस के द्वारा कार्रवाई की जाती है। क्योंकि जो खनन के पट्टे हैं, जो खनन जहाँ पे की जाती है, उसका कोई रिकॉर्ड पुलिस के पास नहीं होता है और पुलिस के पास ना ही वो अधिकार होता है कि वो खनन के पट्टों की चेकिंग करवाए। जो पुलिस का अधिकार क्षेत्र है, जब भी कोई खनन के वाहन ऑन रोड आते हैं तो उनको हम लोग चेक करवा सकते हैं और उसी के अनुसार हम लोग कार्रवाई करते हैं। और कभी भी किसी प्रकार की खनन की कहीं पे कार्रवाई आती है तो हम जिला प्रशासन और जो खनन अधिकारी हैं उनके साथ मिलकर इसमें कार्रवाई करते हैं। देखिए, अभी जस्ट हमारे पास शिकायत प्राप्त हुई है और अभी हमारी पुलिस मौके पे गई है और जो इसमें शिकायतकर्ता हैं उनके साथ भी हमारी बातचीत हो रही है। तो जो भी इसमें नियमानुसार कार्रवाई बनती है वो हम करेंगे और यदि किसी व्यक्ति ने अटैक किया है और इस तरह की कार्रवाई की है तो हम डेफिनेटली इस व्यक्ति के विरुद्ध जो है ठोस कार्रवाई करेंगे। मैं यही मांग करता हूँ कि जो ये लोग यहाँ पे जो भी जितने लोग यहाँ पे जो है। चलिए अब अगली खबर मसूरी से आ रही है, जहां श्री सनातन धर्म संस्कृत महाविद्यालय लंढोर में संस्कृत सप्ताह का आयोजन किया गया, जिसमें विभिन्न प्रतियोगिता आयोजित की गई है। छात्रों ने सांस्कृतिक कार्यक्रम भी आयोजित किए। वहीं संस्कृत सप्ताह का शुभारंभ बीजेपी मंडल मसूरी अध्यक्ष राकेश रावत ने दीप प्रज्वलित कर किया है। वहीं विद्यालय की प्राचार्य मीनाक्षी चौहान ने बताया कि विद्यालय में हर साल संस्कृत दिवस रक्षाबंधन के दिन ही मनाया जाता है। संस्कृत भारत की प्राचीन और उत्तराखंड की द्वितीय राजभाषा है। ये दिन गुरुकुल में वेदों की शाखाएं दोहराने का है, नई पीढ़ी को संस्कृत का ऐतिहासिक महत्व समझाने के लिए है, जिससे वो संस्कृत के ज्ञान, विज्ञान और साहित्य को समझकर इसका उपयोग कर सके। संस्कृत में आदर्श और अनुशासन का मेल है, आध्यात्मिक और नैतिक स्तर पर व्यक्ति को मजबूत करने का साधन है। कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी के सहयोग से विद्यालय में मूलभूत सुविधा के साथ स्मार्ट क्लास उपलब्ध कराया गया है। वो विद्यालय के हॉल के निर्माण को भी जल्द कराया जाएगा। बहुत प्राचीन है, वो सबसे रखी गई है। मूल संस्कृत सप्ताह मनाने का उद्देश्य सिर्फ यही है कि संस्कृत का अधिक से अधिक प्रचार हो सके और सीमित संसाधनों में भी हम इसको कर रहे हैं ताकि जन समुदाय को संस्कृत भाषा का भान हो सके। और इसमें हम पूरे सप्ताह संस्कृत भाषण और अन्य प्रतियोगिताएं जो हैं इस पूरे सप्ताह में करते हैं। और रक्षाबंधन के दिन हम जो है छात्रों का उपनयन संस्कार और यज्ञोपवित्र संस्कार जो है वो करवाएंगे, जिससे जो है समाज को भी ये ज्ञान हो कि वैदिक संस्कृति में किस ढंग से जो है अध्ययन अध्यापन कराया जाता था। मांग तो हमारी सिर्फ यही है कि संस्कृत का जो है उत्थान हो सके। उसके लिए सिर्फ हम ये कोशिश करते हैं कि जन जन तक संस्कृत पहुँचे और छात्रों को जो आधुनिक उपकरण हैं वो प्राप्त हो सके। जैसे जिसके उसमें क्रम में माननीय गणेश जोशी जी के द्वारा हमें उनके सानिध्य में हमें स्मार्ट क्लास प्राप्त हुई है, जिसके लिए मैं उनका विशेष धन्यवाद आभार करती हूँ। और मैं इसी क्रम में ही चाहती हूँ कि बच्चों के लिए जो है और आधुनिक कक्षाएं का निर्माण हो जाए, बिल्डिंग जो है उसमें थोड़ा सुधार हो जाए। देखिए, मैं सबसे पहले समस्त जो स्कूल का स्टाफ है उनको बधाई देता हूँ कि बहुत कम संसाधनों में बहुत अच्छा कार्यक्रम चल रहा है और संस्कृत महोत्सव यहाँ पे मनाया जा रहा है। और मैंने बच्चों के अंदर देखा है कि चाहे मसूरी में जितने भी स्कूल हैं उनको बराबर का मुकाबला करने के लिए ये बच्चे तैयार हैं। बस थोड़ा सा संसाधनों की ज़रूरत है। पूर्व में जो हमसे कुछ मांग की गई थी उसको हमने पूरा किया है, भविष्य में भी हमारा प्रयास है। पर मेरा एक अपील भी है सभी समाज से कि कहीं ना कहीं संस्कृत विद्यालय आप आज देख लीजिए, चाहे नवरात्रे हो चाहे कोई मुख्य पूजा हो, अब पूजा के समय 2 महीने पहले हमें पंडित जी को बुक करना पड़ता है, अन्यथा पूजा के टाइम में हमें पंडित नहीं मिलते हैं। आज हर कोई चाहता है कि मेरा बेटा IAS बने, पुलिस ऑफिसर बने, वन विभाग में, हर विभागों में बने। बहुत कम लोग चाहते हैं कि पंडित बने। अगर ये नहीं बचेंगे तो फिर हमारा इतिहास और हमारी धरोहर कैसे बचेगी। सनातन धर्म की जो मुख्य नींव का पत्थर है वो संस्कृत विद्यालय से निकलता है। और तो मेरा अपील है सभी लोगों से, जो हिंदू समाज के लोग हैं, आप लोग भी आगे बढ़ के स्कूल की मदद करें। और इस विद्यालय को ज़रूरत है ताकि हमारा कल बचा रहे। ये अपने लिए नहीं, हम लोगों के लिए जी रहे हैं। नक्षत्र एवं पूर्णिमा का संयोग होता है।
वहीं अगली खबर पौड़ी से है, जहां पूरे देश में रक्षाबंधन की धूम है, तो वहीं मौसम ने भी करवट बदली है और पौड़ी में सुबह से ही बारिश लगातार हो रही है और जिससे आम लोगों का जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। जहां बारिश के चलते मौसम ने उमस भरी गर्मी से लोगों को राहत दी है, तो वहीं रक्षाबंधन के पर्व पर खास तौर पर महिलाओं को आवागमन में परेशानी भी हो रही है। बारिश के चलते आम जनजीवन भी इस दौरान अस्त व्यस्त दिखाई दे रहा है। मौसम विभाग से जारी पूर्वानुमान के तहत बारिश को लेकर ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। तो बता दें आपको कि बारिश से मौसम जो है वो सुहावना हो गया है पौड़ी का, लेकिन रक्षाबंधन का त्योहार और ऐसे में बारिश हो जाना महिलाओं के लिए कहीं ना कहीं ये परेशानी हो गई है, क्योंकि उमस भरी गर्मी से लोगों को राहत तो जरूर मिली है, लेकिन बारिश ने लोगों का जीवन अस्त व्यस्त कर दिया है। बारिश को लेकर यहाँ पर ऑरेंज अलर्ट भी जारी किया गया है और वहीं महिलाओं को आवागमन में भी यहाँ पर परेशानी हो रही है, क्योंकि लगातार पौड़ी में झमाझम बारिश हो रही है। तो तस्वीरों में भी आप देख सकते हैं कि पौड़ी से किस तरीके से यहाँ पर झमाझम बारिश हो रही है और ऐसे में आज रक्षाबंधन का त्योहार भी है। तो चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं, रक्षाबंधन की धूम पूरे देश में है, लेकिन भाइयों की कलाई पर राखी बांधने को लेकर बहनें बाजार में कहीं राखियां खरीद रही हैं तो कहीं मिठाइयों की खरीदारी कर रही हैं। लेकिन इस बार रक्षाबंधन पर शुभ मुहूर्त के लिए तरह तरह की भ्रांतियां भी फैल रही हैं, जिसको लेकर चर्चाओं का बाजार गर्म है। इस बीच हमारी टीम ने पंडित आकाश दीक्षित जी से मिली और इस भ्रांति को दूर करने के लिए बात की, जिस पर पंडित आकाश दीक्षित ने बताया कि पंचांग के अनुसार रक्षाबंधन पर्व का शुभ मुहूर्त दोपहर 1:33 से शुरू हो गया है और पर्व का शुभ मुहूर्त शाम 7:01 तक चलेगा। यानी भाई बहनों के इस पवित्र रक्षाबंधन पर्व का शुभ मुहूर्त मात्र 5 घंटे 30 मिनट ही रहेगा। पंडित आकाश जी ने यह भी बताया कि उसके बाद पंचक लग जाएगा। पंडित आकाश दीक्षित का कहना है कि भद्राकाल के बाद ही रक्षाबंधन पर्व जो है वो मनाया जाए और शुभ मुहूर्त में राखी बांधने से भाई बहन की लंबी उम्र बढ़ती है। तो चलिए आपको दिखाते हैं बाजार में किस तरह के रौनक है। बाजार में मेला लगा है, बहन अपने भाइयों की कलाई पर राखी बांधने के लिए किस तरह उत्साहित है। बहनों की खुशी जो है वो किसी लफ्जों में बयां नहीं की जा सकती। और अंत में फिर पंडित जी ने बहनों से यह आग्रह किया है कि रक्षाबंधन शुभ मुहूर्त में ही मनाएं। कल रक्षाबंधन का त्यौहार है, सभी बहनें अपने भाइयों को तिलक करके राखी बांधेंगी और ये त्यौहार बहुत ही हर्षोल्लास के साथ मनाया जाता है। सभी बहनें अपने भाइयों की दीर्घायु के लिए कामना करती हैं। आज मैं जसपुर के मार्केट में आई हूँ और वंश गिफ्ट एम्पोरियम से राखी खरीदने के उपलक्ष्य में बाजार में आई हूँ। यहाँ पे आके बाजार में बहुत अच्छी रौनक देखने को मिली। सबसे पहले सभी बहनों को महापर्व रक्षाबंधन की बहुत बहुत बधाई देता हूँ और ये इतना हर्षोल्लास के साथ ये पर्व मनाया जाता है। हमारी प्यारी बहन, मेरी छोटी मेरी बहन भी आई हुई है और यहाँ पर जो है भीड़ इतनी है बहनों का, कुछ मैं शब्द मेरे पास नहीं है बयां करने के लिए। बहनों ने इस बाजार को बहुत सुनहरा सजा रखा है और सभी व्यापारी इतने राखी बेच रहे हैं, सभी खुश हैं इस बार। ये पर्व जो है हमारा रक्षाबंधन, जब द्रौपदी जी का चीरहरण हुआ था तब भगवान श्री कृष्ण ने अपनी द्रौपदी जी ने जब उनका आह्वान किया था तो श्री कृष्ण जी ने उनकी रक्षा की थी। उसी से जब से और अब तक वही पर्व मनाया जा रहा है। भाई अपनी बहन की रक्षा करता है मरते दम तक। भाइयों के साथ बहनें क्या बताऊँ इसके लिए, वो अपना तिलक करेंगी, मिठाइयाँ लेके आएंगी, नए नए राखी सुशोभित करती हैं कलाइयों पे, भैया की दीर्घ आयु की कामना करती हैं। राम जय श्री कृष्णा। जो रक्षाबंधन का त्यौहार है उसको लेके बहुत सारे लोगों ने भ्रांतियाँ फैला दी हैं कि भद्रा तिथि आ रही है और किस समय हमें करना चाहिए, किस समय हमें ये नहीं करना चाहिए। तो श्रावण शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा तिथि के दिन रक्षाबंधन का पर्व मनाया जाता है, जो कि भाई और बहन के लिए बहुत ही शुभ माना गया है। उस दिन भाई की कलाई पे बहन जो है पवित्र रक्षा सूत्र बांधती है, जिससे
भाई की रक्षा होती है। उस दिन के त्यौहार के लिए कुछ लोगों ने कहा है कि भद्रा का समय है और वो पाताल में वास करती है, इसलिए भद्रा का कोई प्रभाव नहीं रहेगा, रक्षाबंधन किसी भी समय मना सकते हैं। लेकिन ऐसा नहीं है, क्योंकि मैं पंचांग लेकर के बैठा हूँ जिसमें लिखा हुआ है कि भद्रा जो है 13:33 यानी कि 1:33 दोपहर तक रहेगी। उसके बाद सर्वार्थ सिद्धि योग लग जाएगा, यानी कि रक्षाबंधन का जो त्यौहार है वो भद्रा के उपरांत मनाया जाएगा। इसमें साफ साफ लिखा है कि रक्षाबंधन भद्रोपरांत यानी कि भद्रा के उपरांत मनाया जाएगा। और इसका शुभ मुहूर्त जो है 1:33 से लेकर के शाम को 7:01 तक, क्योंकि यहाँ पंचक 7:01 पे लगने वाले हैं, इसीलिए ये शुभ मुहूर्त जो रहेगा वो 1:33 तक और शाम को 7:01 तक रहेगा। पूरे देश भर में रक्षाबंधन पर्व की धूम है, तो वहीं खटीमा में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के आवास पर विशेष समारोह का आयोजन किया गया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री धामी के घर कई बहनें उपस्थित हुई, जिन्होंने रक्षा सूत्र बांधकर अपने भाई को आशीर्वाद प्रदान किया। रक्षाबंधन भाई बहन के रिश्ते का एक विशेष प्रतीक है, जो असीम स्नेह और प्रेम को दर्शाता है। बहनों ने इस दिन को खास बनाने के लिए सीएम धामी की कलाई पर राखी बांधी और उनके दीर्घकालिक स्वास्थ्य, समृद्धि और सुख शांति की कामना भी की। इस अवसर पर बहनों के प्रति आभार प्रकट किया और उन्हें आश्वस्त किया कि वे उनके समर्थन और प्रेम की रक्षा करेंगे। उन्होंने कहा कि भाई बहन का ये रिश्ता सिर्फ एक त्योहार नहीं बल्कि एक अनमोल संबंध है, जिसे शब्दों में बांधा नहीं जा सकता। रक्षाबंधन का ये पर्व केवल भाई बहन के रिश्ते को मनाने का दिन नहीं है, बल्कि ये आपसी भाईचारे, प्रेम और समर्पण का भी प्रतीक है। सीएम धामी ने सभी प्रदेशवासियों को रक्षाबंधन की शुभकामनाएं दी और इस अवसर पर प्रदेशवासियों को इस त्योहार की खुशियों में शामिल होने के लिए आमंत्रण भी किया। उन्होंने कहा कि त्योहारों की ये भावना हमें हमारे प्राचीन संस्कारों और परंपराओं की याद दिलाती है और समाज में प्रेम और एकता की भावना को प्रबल बनाती है। तो चलिए, फिलहाल के लिए अपना उत्तराखंड में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहे सुदर्शन न्यूज। जय हिंद।